नमस्कार दोस्तों, मैं नंदन कुमार आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बूम शकलाका चैनल का मेरा नाम है। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और साथ में मैं आज लेके आ गया हूं शिक्षण अधिगम, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो भी टीचिंग में जाना चाहते हैं उनको बीएड करते हैं, साथ में उनको टेट का एग्ज़ाम देना होता है, स्टेट का एग्ज़ाम देना होता है, रीट का एग्ज़ाम होता है, ऐसे कई तरह का एग्ज़ाम होता है। और जो लोग यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है शिक्षण अधिगम पढ़ना, क्योंकि शिक्षण अधिगम से यूजीसी नेट पेपर 1 में 5 क्वेश्चन आना तय रहता है हर साल, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल मिला दिया जाए तो 10 नंबर इस टॉपिक से रहता है। तो अगर हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा 10 मार्क्स जो हमको मिलने वाला है वो आसानी से मिल जाएगा, अगर हम अच्छे से इसको पढ़ ले समझ ले तो आइए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले देखिए शिक्षण अधिगम होता क्या है। शिक्षण, पहले हम शिक्षण को देखेंगे फिर अधिगम को देखेंगे। शिक्षण शिक्षण का अर्थ यहाँ पे यह होता है कि जहाँ से हम कुछ सीखते हैं, जहाँ से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे अगर छोटे स्तर पर देखा जाए तो एक शिक्षार्थी या बालक अपने स्कूल की तरफ जाता है, उस स्कूल में बैठता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, वहाँ से कुछ सीखता है बच्चा। अब शिक्षक पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं बच्चे को, बालक को, शिक्षार्थी को। वहाँ से बालक जो सीखता है वह उसके लिए शिक्षण हुआ। ये तो छोटे स्तर पे हो गया। अगर हम इसको बड़े स्तर पर देखें तो बड़े स्तर पर देखेंगे तो हर व्यक्ति जो होता है, जो या एक बालक को ले लीजिए या शिक्षार्थी को ले लीजिए, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो व्यापक स्तर पर अगर हम देखेंगे तो समाज, परिवार, दोस्त, प्रकृति, विद्यालय, सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये व्यापक स्तर पे शिक्षण कहलाएगा। और व्यापक स्तर पे जैसे औपचारिक शिक्षण में 2 चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। एक औपचारिक शिक्षा बोला जाता है और एक अनौपचारिक। देखिए अनौपचारिक में क्या होता है और औपचारिक में क्या होता है। औपचारिक में यह होता है कि पहले से नियोजित ढंग से बनाया गया रहता है कि आपको इस समय पे आना है और यहाँ पाठ्यक्रम जो निश्चित किया गया है नियोजित ढंग से उसको पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, समझाया जाता है। जैसे स्कूल का समय हो गया, एकदम फिक्स रहता है कि इतने बजे से इतने बजे आपको आना है और इतने बजे तक आपका क्लास चलेगा। फिर है शिक्षण विधियाँ, जो पाठ्यक्रम निश्चित किया गया है कि इन इन टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। और पाठ्यक्रम में जैसे क्लास 10 का बच्चा है उसको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाया जाएगा, 2 का बच्चा है उसको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, 3 का बच्चा है उसको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। पाठ्यक्रम निश्चित किया जाता है और किस मेथड से पढ़ाया जाएगा। जैसे मेथड का मतलब यहाँ पे हो गया कि ब्लैक बोर्ड हो गया, उसके अलावा जैसे आजकल प्रोजेक्टर हो गया, किस मेथड से पढ़ाया जाएगा। तो ये औपचारिक शिक्षा में आता है, ये सारी चीज़ औपचारिक शिक्षा में आता है। और वहीं अनौपचारिक को हम देखें, अनौपचारिक में पहले से कुछ नहीं निश्चित रहता है। मतलब कि हम कहीं गए, वहाँ से अगर हमको लगा कि ये चीज़ अच्छा है, ये हमको सीखना चाहिए, हम उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कुछ अपने समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, दोस्तों से, जो पहले से नियोजित ढंग से नहीं रहता है कि हाँ, पहले से निर्धारित नहीं किया गया रहता है कि आपको ये चीज़ सीखना है। तो ये होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक को दोनों को अगर मिला दिया जाए तो शिक्षण का अच्छा से अर्थ निकल पाता है और हम कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। और एक चीज़ और कि जो औपचारिक जो शिक्षा व्यवस्था होता है औपचारिक, इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो गौण होता है, यानी दूसरा स्थान होता है, और टीचर का पहला स्थान होता है। टीचर आते हैं क्लास में, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन
स्टूडेंट यहाँ प्रश्न करने में डरता है और उसको मतलब ये हक भी नहीं रहता है कि पूछ सके। लेकिन अनौपचारिक में एकदम खुला है, वो पूछ भी सकता है, समझ भी सकता है। तो ये हुआ शिक्षण का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। और फिर है अधिगम। अधिगम को अगर इंग्लिश में बोले तो इसको लर्निंग भी बोला जा सकता है। अधिगम का मतलब हो गया सीखना और सिखाना, जिसमें मुख्यतः देखा जाए तो मुख्यतः इसका काम है सिखाना, और गौण काम यानी छुपा रहता है, वो दिखता नहीं है, सीखना। जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाने गया तो क्या करता है कि पहले से थोड़ा बहुत उस सब्जेक्ट के बारे में सीखता है, पहले से तो उसके पास ज्ञान रहता ही है, लेकिन अपने ज्ञान को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए अपने छात्रों के सामने उसको नियोजित ढंग से पढ़ता है, सीखता है, उसके बाद जाके मुख्य तौर पे उसको सिखाता है अधिगम में। तो अधिगम का अर्थ देखा जाए तो सीखना और सिखाना है। और इसके शिक्षण के बारे में थोड़ा सा और हम जानेंगे कि शिक्षण जो एक प्रक्रिया होता है। शिक्षण एक प्रक्रिया होता है। एक मतलब शिक्षक अपने विद्यार्थी को कुछ सिखाता है तो वो एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि पूर्ववर्ती प्रक्रिया होता है। एक पूर्ववर्ती प्रक्रिया का मतलब हुआ कि जब स्टूडेंट को टीचर पढ़ाने जाएंगे और क्लास में जाने से पहले जो कुछ भी अपना एक पेपर पे तैयार करेंगे, आज हमको ये पढ़ाना है और समझाना है, लिखाना है, तो ये जो होता है पूर्ववर्ती प्रक्रिया में आता है। और अधिगम जो होता है ये पश्य प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, यानी बाद का प्रक्रिया भी इसको बोल सकते हैं, बाद की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं। क्योंकि पहले कोई भी थोड़ा बहुत अपना पढ़ता है, सीखता है, एक प्रेजेंटेशन के लिए, बोलने के लिए अपने एक पेपर पे तैयार करके क्लास में एंट्री करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि शिक्षण को अगर देखा जाए तो एक कारण है और अधिगम जो है कार्य है। देखिए, हम जब तक कोई कारण न मिले तब तक हम कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि कारण, जैसे हम सभी को यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सभी को ये पता है कि हम यूजीसी नेट अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो हमको आने वाले दिन में प्रोफेसर बन सकते हैं, या जीआरएफ अगर हम क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगर हम किसी रिसर्च में अपना एडमिशन करा लेते हैं तो वहाँ हमको 30,000 पर मंथ मिलने लगेगा। तो कारण हमारा है यूजीसी नेट एग्ज़ाम को क्रैक करना। क्या है? क्रैक करना। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? कार्य करना होगा। यानी जो भी सिलेबस दिया गया उस पर हमको काम करना होगा, पढ़ना होगा, तभी तो हम यूजीसी नेट को एक निकाल पाएंगे। तो शिक्षण कारण है और अधिगम कार्य है। और इसमें देखा जाए तो शिक्षण जो होता है ना, अधिगम में निहित होता है, अधिगम में निहित होता है, जबकि शिक्षण में अधिगम निहित नहीं होता है। अब ये पूछिएगा कैसे? तो अधिगम में हम सीखने का काम करते हैं, कहीं से कुछ सीखते हैं, ज़रूर सीखते हैं, तो ये इसमें शिक्षण अपने आप आ जाता है अधिगम में। और शिक्षण में अधिगम निहित नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि शिक्षण तो खुद हम पहले कहीं सीखेंगे, उसके बाद कहीं अपना सिखाएंगे। ठीक है, अब सुनिए, एक तरह का प्रक्रिया, शिक्षण एक तरह का प्रक्रिया है, एक तरह का प्रक्रिया है जो शिक्षा शब्द से निकला है। शिक्षा, जो शिक्षा, एक मिनट, जो शिक्षा शब्द से निकला हुआ है, यह प्रक्रिया है शिक्षण शब्द जो शिक्षा शब्द से निकला हुआ है। और शिक्षा जो शब्द है ये शिक्ष शब्द से निकला है। शिक्ष जो संस्कृत का शब्द है, और शिक्ष, एक मिनट, शिक्ष का मतलब होता है यहाँ पे सीखना और सिखाना। घुमा फिरा के बात वहीं पे आ जाता है, सीखना और सिखाना। तो शिक्ष संस्कृत शब्द से निकला हुआ है और उससे शिक्षा निकला है, फिर वो प्रक्रिया में बदलता है तो शिक्षण हो जाता है। और इतने कॉन्सेप्ट से हमको लग रहा है कि शिक्षण और अधिगम एकदम क्लियर हो गया होगा आप सभी को।
देखिए और थोड़ा सा जानते हैं शिक्षण के बारे में। अधिगम के बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि अधिगम के बारे में हम इतना जान पाएंगे कि सीखना और सिखाना होता है, इतना ही काफ़ी है। अब शिक्षण के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। शिक्षण जो होता है ये सामाजिक प्रक्रिया होता है। अब कैसे होता है सामाजिक प्रक्रिया? सामाजिक प्रक्रिया इस तरह से होता है कि 10 लोगों के बीच में या 10 स्टूडेंट के बीच में एक टीचर पढ़ा रहा होता है, तो सबके साथ पढ़ाने का काम जो होता है वो है एक सामाजिक इन्वायरमेंट पैदा करता है, और समाज में अच्छा उसका इफ़ेक्ट जाता है। और शिक्षण से समाज में क्या होता है कि जितना बुराइयाँ होता है वो ख़त्म होने का चांस अधिक होता है। फिर इसको देखा जाए शिक्षण तो सामूहिक प्रक्रिया है। सामूहिक प्रक्रिया कैसे है? तो अभी बोले हैं कि 10 स्टूडेंट को साथ में जब हम पढ़ा रहे होते हैं, तो उस बीच में जब पढ़ने पढ़ाने का काम होता है वो प्रक्रिया होता है। तो इस तरह से सामूहिक प्रक्रिया हो गया। और इसको शिक्षण को कला और विज्ञान भी बोला जाता है। शिक्षण को कला और विज्ञान इसलिए बोला जाता है कि इसमें बना हुआ है, जैसे शिक्षण विधियाँ बना हुआ है कि इसके बाद ये पढ़ाना है, इसके बाद ये पढ़ाना है। जैसे छोटा बच्चा है उसको क ख ग ये सब सिखाना है, धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसको ABCD सिखाया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा तो उसको मैथ सिखाया जाता है। जो भी चीज़ होता है उसको धीरे धीरे सिखाया जाता है। तो विज्ञान का मतलब हो गया कि एक के बाद सिस्टमेटिक ढंग से एक के बाद एक को प्रेजेंट करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, समझाएंगे। और उसको फिर जब कला में कैसे होता है कि कला में अगर अच्छे ढंग से अगर अपना कम्युनिकेशन संचार जो होता है, संचार के माध्यम से अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे, अच्छे ढंग से पिक्चर दिखा दिखा के अपने मतलब स्टूडेंट को पढ़ा पाएंगे, अच्छे तरह से उसको प्रेजेंट कर पाएंगे व्हाइट बोर्ड पे एक एक करके। जैसे पार्ट बाई पार्ट इसको, जैसे पार्ट बाई पार्ट इसको पहले समझा दिए, ये बच्चा समझ लिया, फिर इसको समझा दिए, इसको समझा दिए, और खूब अच्छा से इसको मतलब डिजाइन बना बना के कि हाँ कि बच्चा को लगे कि इंटरटेनमेंट के साथ में। तो वो क्या हुआ, एक कला हुआ। फिर बिजनेस शिक्षण जो होता है वह व्यावसायिक प्रक्रिया होता है। अब व्यावसायिक ये नहीं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोग चलाते हैं वो नहीं, प्रोफेशनल, इसको प्रोफेशनल बोलें तो अच्छा रहेगा। जैसे प्रोफेशनल का हुए CA, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षण के माध्यम से सभी लोग बन पाते हैं। फिर शिक्षण जो होता है एक अंतः प्रक्रिया होता है, जो अंदर से निकलता है और बाहर की तरफ जाता है। और इसको देखा जाए तो अगर हम इसको बोलें शिक्षण को, देखिए शिक्षण के बारे में थोड़ा सा ये जान लें कि शिक्षण का आवश्यकता, फिर कार्य, उद्देश्य, अगर इन सभी चीज़ों को जानेंगे तो एक ही चीज़ निकल के आएगा। वो क्या निकल के आएगा? अधिकतर लोग कहते हैं कि ये सूत्र हमने बनाया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा है, बहुत दिनों से। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे हम सभी। देखिए L बराबर KB²। L का मतलब हो गया लर्निंग, K का मतलब हो गया नॉलेज, और B का मतलब हो गया मतलब स्क्वायर का मतलब डबल B है। तो एक हो गया बिहेवियर और एक हो गया बिलीव। देखिए अब जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे नॉलेज में परिवर्तन होता है, और फिर कुछ सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में परिवर्तन होता है, फिर हमारे बिलीवनेस में कमी मतलब वृद्धि होता है, परिवर्तन होता है। आप एक चीज़ देखिएगा कि जिस व्यक्ति के पास में नॉलेज होता है उसका काम करने का ढंग कुछ अलग होता है। तो क्या हुआ, उसके पास लर्निंग यानी कुछ सीख लिया, उसके पास नॉलेज आ गया, उसमें चेंजिंग हो गया। फिर होता है कि बिहेवियर में चेंज आता है। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है उसके रहने का, काम करने का, चाहे रहन बसन, खान पान, सब थोड़ा अलग होता है। फिर बिलीवनेस का मतलब हो गया है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका विश्वास करने का एक अलग होता है स्तर। वो लोग अपना स्तर मतलब रहता है कि जैसे अनपढ़ लोग को अधिकतर देखिएगा कि वो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, जबकि पढ़े लिखे लोग अधिकतर, मेरा मानना है कि अंधविश्वास में नहीं पड़ते हैं। जैसे बाबाओं के चक्कर में कि यहाँ ये आत्मा आती है, वहाँ वो आत्मा आती है, तो उस सब के चक्कर में
पढ़े लिखे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके लर्निंग, कुछ वो लर्निंग किए रहते हैं, कुछ सीखे रहते हैं, तो उनके बिलीवनेस में चेंज हो गया रहता है, इसलिए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो एजुकेशन, शिक्षण को या शिक्षा को, एजुकेशन को मतलब इसको इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है, शिक्षण को या शिक्षा को। देखिए, ई जो है अलग इसको हम बांट दिए और एजुकेशन को अलग बांट दिए। देखिए, एजुकेटन शब्द से ये निकला हुआ है एजुकेशन, जो एक मिनट एजुकेटम शब्द से निकला हुआ है, जैसे ई का अलग और DUKTUM एडुकेटम शब्द से निकला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो लैटिन और वो LATIN लैटिन वर्ड से निकला हुआ है। ई का मतलब होता है कि अंदर से, और केटम का अर्थ होता है, एडुकेटम का बाहर से। जब हम कोई भी शिक्षण के प्रक्रिया को हम कुछ अंदर से बाहर की ओर सिखाना शुरू करते हैं और सिखाते हैं, तो वह एजुकेशन बन जाता है। ठीक है, और देखा जाए तो अलग अलग शिक्षण का परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने दिया है, तो अगर विद्वानों के परिभाषा को अगर हम देखें, तो एक विद्वान है मॉरिसन जिनको कहा जाता है मॉरिसन। ये कहते हैं कि शिक्षण वह है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति जो कम परिपक्व व्यक्ति को ज्ञान देता है और उसमें अधिक परिपक्व बनाने के उद्देश्य से करता है, वह शिक्षण है। फिर एक एआइन के अनुसार, एक विद्वान एआइन है, इनके अनुसार ये कहते हैं कि अधिगम में, ये जो अधिगम है, इसमें जो वृद्धि होता है, उसी को शिक्षण कहा जाता है। फिर इसके बाद हॉफ डंकन है, ये कहते हैं कि शिक्षण के 4 चरण हैं। तो पहला चरण क्या है? योजना। और दूसरा चरण इनका कहना है कि निर्देशन। और तीसरा चरण क्या है? मापन। और चौथा है मूल्यांकन। अब चारों को हम समझ ले थोड़ा, कि हम्फ डंकन के अनुसार 4 चरणों में शिक्षा को बांटे हैं और उसी को शिक्षा कहते हैं। जैसे योजना, सबसे पहला था वो योजना में क्या होता है कि कोई भी टीचर जब पढ़ाने से पहले एक योजना बनाता है कि आज इस टॉपिक को समझाएंगे, कल इस टॉपिक को समझाएंगे, परसों इस टॉपिक को समझाएंगे, इस तरह हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक योजना बना के शुरू करता है, और उससे क्या चेंज होता है हमारे शिक्षार्थी में और क्या चेंज होने वाला है, एक योजना बनाता है शुरू में। फिर निर्देशन, यानी दिशा निर्देश देता है। दूसरा का पॉइंट दिशा निर्देश देता है उसको कि उस ज्ञान को उसके अंदर कैसे ढाला जा सके। और तीसरा मापन का काम करता है कि कितना स्टूडेंट सीखा, उसके लिए एग्जाम लिया जाता है, उसके लिए परीक्षा लिया जाता है। और चौथा होता है मूल्यांकन, जिसमें लास्ट में जब एग्जाम होता है उसके बाद उसका नंबर मिलता है, वही उसका मूल्यांकन होता है। और मूल्यांकन करने के बाद देखा जाता है कि कहाँ स्टूडेंट सीखा और कहाँ विफल रह गया, असफल रह गया। तो शिक्षण अधिगम हम जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने आज एक्सप्लेन करने का कोशिश किया और समझाने का कोशिश किया। हमको लगता है कि आप सभी को समझ में आ जानी चाहिए, आसान सी टॉपिक है। और अगले हम वीडियो में लेकर आने वाले हैं
शिक्षण के उद्देश्य लेके आने वाले हैं हम अगले वीडियो में। और शिक्षण के लेवल, फिर शिक्षण के स्टेज हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आज करें तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे शिक्षण उद्देश्य, जो ब्लूम भी उसमें आ जाएंगे, जो ब्लूम अपना उद्देश्य दिए हुए थे उनका भी हम लोग देख लेंगे। फिर शिक्षण के लेवल देख लेंगे, स्तर, शिक्षण के स्तर देख लेंगे, फिर शिक्षण की अवस्था देख लेंगे। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। और मैं आप सभी को हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम अगर ऐसे वीडियो लेकर आते हैं तो आप इस वीडियो से या हमारे चैनल से अपडेट रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।